Hello students, welcome to class 12th economics, and today we are doing the new topic of Indian economy on the eve of independence, that is agricultural sector. Today we are to study about the agriculture sector and what is the conditions of agricultural sector on the eve of independence. एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा, उसकी कुछ जो कंडीशंस है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो एग्रीकल्चरल आपका सेक्टर है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मीन्स है प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन रेफर्स करता है यहाँ पर टोटल आउटपुट को, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है उस यानी कि जो टोटल आउटपुट है, जैसे प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से जो मतलब होता है दैट इज़ पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो बहुत ही लो था, और इतना ज़्यादा लो जो प्रोडक्शन था वो हमारा था क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ मीन्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स जो हैं, यानी कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे पीजेंट्स हैं, उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चरल नहीं थी। यानी एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्निक्स वहाँ पर होनी चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो होने चाहिए, HYV सीड्स जो होने चाहिए, वो वहाँ पर नहीं थे उनके पास अवेलेबल। और अगर वो अवेलेबल नहीं थे, इसी वजह से जो उनका प्रोडक्शन है वो किस में आया? लो प्रोडक्टिविटी में आया। तो यहाँ पर देखो, हम अगर इसको कंपैरिजन करना चाहें तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे वीट की जो प्रोडक्टिविटी है 1947 में 660 kg थी पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर से 660 पर kg प्रोडक्टिविटी होती थी वीट की, यानी सिर्फ इतना वीट जो है वो प्रोड्यूस होता था। लेकिन हम बात करें 2018-19 का जो इकोनॉमिक हमारा सर्वे हुआ है, 2018-19 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उसमें ये जो क्वांटिटी है वो है 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि इतना हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो है। और 1947 में लाख टन में अगर मैं बात करूं तो 1947 में वीट का प्रोडक्शन जो था वो था 64 लाख टन, लेकिन अब ये हो गया है 991 लाख टन। ऐसे ही राइस का है, तो राइस का भी अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो आज के टाइम में हमारी काफ़ी अच्छी है, और जो पहले के टाइम में जो प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो इससे कम से कम नहीं तो 5 से 6 टाइम्स जो थी वो कम थी, यानी 5-6 गुना कम थी। सो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा लो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बहुत लो थी। सो अब हम बात करेंगे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मीन्स है यहाँ पर एग्रीकल्चरल शोड a high degree of uncertainty because it was excessively dependent upon rainfall। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी से मतलब है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है, फार्मर्स जो है वो बहुत डिपेंडेंट रहते थे रेनफॉल पर, क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि लैकनेस ऑफ मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम के भी मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल हमें नहीं थे। सो इसी वजह से बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, तो पूरे तरीके से हमारे जो फार्मर्स हैं वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे रेनफॉल पर। गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट, अच्छी रेनफॉल होती तो अच्छा आउटपुट निकलता, वाइल पुअर रेनफॉल जो है इम्प्लाइड पुअर आउटपुट, पुअर रेनफॉल से पुअर आउटपुट निकलता है। नो एफर्ट वॉज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। कोई भी एफ़र्ट नहीं किया जाता, कि कोई भी एफ़र्ट उस समय ब्रिटिश रूल के टाइम में नहीं किया गया हमारे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम किया, और उनका जब प्रॉफिट प्रूफ हो गया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। डोमिनेंस ऑफ नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है दैट इज़ थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़
डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग ने अपना रुतबा यहाँ पर जमाया हुआ था। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, फार्मिंग जो है उसे एज ए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस लिया गया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, जो क्रॉप्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये एक ऐसी फार्मिंग थी जिसमें सिर्फ फैमिली के लिए, ये हमने अच्छा अभी तो 10th में भी अगर आपने SST पढ़ी है ध्यान से तो आपने देखा होगा सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव फार्मिंग और सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग क्या थी। तो ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसका मतलब होता है यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, यानी फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं, यानी अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सिर्फ वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। देयर इज़ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए कोई भी जो प्रोडक्शन है यानी थोड़ा बहुत भी जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता। तो मार्केट में सेल करने के लिए जब इनके पास कोई भी प्रोडक्शन नहीं बचता है तो ये सिर्फ क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब वही है जब किसी भी गुड का प्रोडक्शन या किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन सिर्फ अपने यूज़ के लिए की जाए, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड, यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में यही बात है कि सिर्फ पेट भरने के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है। अगर यही प्रोडक्शन जो है वो आगे सेल करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, लेकिन वही है कि इससे बैकवर्डनेस बहुत बढ़ती है और पॉवर्टी भी बहुत आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही हमारे लिए कह सकते हैं हम कि लूज़ पॉइंट है हमारा। तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उस समय वही की जाती थी, यानी सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि भाई ठीक है बस घर वालों का काम चल जाए, घर वालों का पेट भर जाए और कोई भी रीज़न नहीं था। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ बिटवीन, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में उस समय और क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टाइलर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के जो ओनर्स थे यानी कि ज़मीन के जो मालिक थे और टाइलर्स ऑफ द सॉइल यानी कि ज़मीन पर जो काम किया करते थे, दोनों के बीच में एक गहरी खाई थी। दोनों के बीच में क्या थी, एक गहरी खाई। कैसे, क्योंकि देखिए ये इनका जो रिश्ता हो गया वो हो गया ओनर का और लेबर का, यानी मालिक और मज़दूर का। जब भी कोई ओनर होता है, ओनर क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो मज़दूर है यानी कि जो लेबर है वो क्या चाहती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले। तो अगर ओनर की बात को ध्यान में रखा जाता है, यानी ओनर अगर अपने जो भी मोटिव्स हैं उनको पूरा करता है तो टाइलर्स जो हैं इनका लॉस होता है। अगर टाइलर्स अपने जो प्रॉफिट है उसको पूरा करते हैं तो यहाँ पर ओनर्स लॉस में चले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि ओनर्स प्रॉफिट अर्न करते जाते हैं और टाइलर्स और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें रेंट भी पे करना होता है। तो जब वो और गरीब होते चले जाते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाती है, एक खाई बन जाती है जिसे कभी भी पाटा नहीं जा सकता, यानी जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो एग्रीकल्चरल जो था हमारा वो ब्रिटिश राज में गल्फ था एक दोनों के बीच में। वाइल द ओनर शेयर द आउटपुट दे सेल्डम शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आउटपुट होता था तो आउटपुट से जो भी उन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो उन्हें शेयर करना चाहिए था अपने जो भी लेबर है उससे। दे सेल्डम शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत कम वो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है उसे शेयर करते थे। मैक्सिमाइज देयर रेंटल इनकम, बस उन्हें तो अपने किससे मतलब था, रेंटल इनकम, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट से मतलब था। तो ये था हमारा टॉपिक 4th, गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग यानी कि हमारे इंडिया में, ये हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की ही हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमारे इंडिया में आज भी ये जो प्रॉब्लम है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी हैं। वो बहुत छोटी क्यों है? जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास 10 जो हेक्टेयर है लैंड है, मान लीजिए उस पर्सन के पास 10 हेक्टेयर लैंड है और उसके 4 सन्स हैं। अब उसके जो 4 सन्स हैं, अब वो जो लैंड होगी वो उन चारों में इक्वल डिवाइड कर दी जाएगी।
तो इक्वल डिवाइड होगी तो वहाँ पर कितना 2.5 हेक्टेयर आ गया उन चारों के पास। तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो फार्मिंग है वो बहुत बड़े एरिया में एक साथ नहीं की जाती। यहाँ पर जो हमारे फार्मिंग है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को क्रिएट किए हुए है। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स में जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं निकल के आ पाता जितना जो बड़ी लैंड होल्डिंग्स में या 10 हेक्टेयर में एक साथ निकल के आएगा। क्या वो एक हेक्टेयर में प्रोडक्शन निकल के आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये चीज़ एक हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तो इंडियन व्यवस्था है, इंडियन मैनेजमेंट है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जो भी आगे आने वाली जनरेशन है उसके अंदर लैंड होल्डिंग्स को। तो ये जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत ही स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड से मतलब डिफरेंट जोन्स में इनको डिवाइड किया गया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। देखिए इसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए। लो प्रोडक्शन था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था, डोमिनेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, गल्फ था दोनों के बीच में, टाइलर्स और ओनर्स के बीच में, एंड स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, ये हम पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। देखिए ब्रिटिश पीरियड के टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब जिस भी लैंड पर आप वर्क कर रहे हो उसके लिए आपको क्या देना होता था? रेंट देना होता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने एक नया ही सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया था लैंड रेवेन्यू का। दे सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप उसने बनाई थी किस किस के बीच में? दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज, किस किस के बीच में थी? गवर्नमेंट, ओनर एंड द टाइलर। गवर्नमेंट थी उसमें इन्वॉल्व, तीन जो कह सकते हैं पार्ट थे उसमें थी गवर्नमेंट, ओनर एंड द टाइलर। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू से जानी जाती थी। द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर एज दीज। डिस्टिंक्ट फीचर जो थे सिस्टम के वो क्या थे वो देखते हैं हम। देखिए डिस्टिंक्ट फीचर क्या क्या थे हम बात करते हैं। देखिए ज़मींदार जो थे वो परमानेंट ओनर्स के नाम से जाने जाते थे। ज़मींदारों को परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल कहा जाता था, ये परमानेंट ओनर हैं। ज़मींदारों को गवर्नमेंट को एक फ़िक्स पेमेंट उन्हें पे करना पड़ता था लैंड रेवेन्यू की नाम से। ज़मींदार जो थे वो फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टाइलर। ज़मींदार जो थे वो बिल्कुल फ्री थे क्योंकि वो टाइलर्स से जितना ज़्यादा वसूल कर सकते थे उतना ज़्यादा वो टाइलर्स से यानी कि जो उनकी ज़मीनों पर काम करते थे उनसे वसूल कर लिया करते थे। ज़मींदार जो थे इस तरीके से देखा जाए तो ज़मींदारों के ऊपर टैक्स तो था लेकिन ज़मींदार उसे फॉलो नहीं करते थे और ज़मींदारों को उससे कोई मतलब भी नहीं था। अब ये जो इम्प्लीकेशंस हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता था, ज़मींदार जो है वो अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसका? जो भी टाइलर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं उन्हीं का मनमाना उनसे कर्ज वसूलते थे। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती थी जबकि गवर्नमेंट को इसका कोई भी पता नहीं होता था। ज़मींदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक लैंड रेवेन्यू वसूला करते थे। टाइलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। टाइलर्स जो थे उन्होंने लैंडलेस लेबर के वजूद को भी बहुत कम कर दिया था। जो लैंडलेस लेबर है टाइलर मेयरली गॉट सब्सिस्टेंस वेज। उनको कभी कभी जो वेजेस हैं वो सब्सिस्टेंस में यानी कि उन्हें जैसे काम किया तो उसके बदले में 2 टाइम का खाना मिल गया, वो भी बहुत रूखा सूखा सा। तो ऐसी जो कंडीशंस थी वो थी इनकी। और टाइलर्स के बैकवर्ड होने से जो भी लिटिल इंटरेस्ट जो था इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने में वो सब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का दैट इज़ फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन क्या था? फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि कमर्शलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो भी कमर्शलाइजेशन है कहने का मतलब सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो कि मैंने अभी आपको बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसमें वो खुद ही अपने लिए सिर्फ जो प्रोडक्शन है वो करते हैं। लेकिन जो फोर्स कमर्शलाइजेशन किया गया यानी ज़बरदस्ती जो कमर्शलाइजेशन करवाया गया वो कैसे था कि सेल्फ कंजम्पशन को शिफ्ट कर दिया गया कि आपको सेल्फ कंजम्पशन मिले ना मिले आपको क्या करना है। ये ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया
कि आपको सेल्फ कंजम्पशन मिले ना मिले, आपको तो मार्केट में ये माल जो है इसको पहुंचाना है। ऐसी कैश क्रॉप्स थी जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, यानी उन्होंने कैश क्रॉप्स को ही ज़्यादा बोना स्टार्ट कर दिया था। फार्मर्स जो है उन्हें ज़बरदस्ती कमर्शियल क्रॉप्स बोने के लिए मजबूर किया जाता था। इंडिगो, क्योंकि उस समय देखिए इंडिगो की खेती के लिए उन्हें बहुत मजबूर किया जाता था, क्योंकि इंडिगो उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहिए थी, कपड़े को रंगने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए। फार्मर्स जो है उनको ज़बरदस्ती ही एडवांस पेमेंट के लिए भी, यानी कि इंडिगो की खेती के लिए एडवांस पेमेंट दे दिया जाता था, और वो जो पेमेंट होता था वो बहुत ही लो जो कहते हैं रेट होते हैं वो होते थे। While earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. अब उन्हें क्या चाहिए होता था, जो चीज़ें वो अपनी खेती में उगा सकते थे वो सारी चीज़ें अब उन्हें कैसे चाहिए होती थी, कैश। उन्हें उनके लिए ख़रीदने के लिए उन्हें कैश चाहिए होता था, यानी कि अब उनको खाने के भी लाले पड़ चुके थे, और कैश जो थे वो इतना देते नहीं थे उनको, जो ब्रिटिशर्स थे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लो फील्ड में चला गया। और यहाँ पर कुछ फैक्टर्स, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस क्यों आई। देखिए मैं इसमें आपके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ इसमें। जैसे कि लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी थी ही, स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, ये मेन रीजंस हैं इनके, जो हमने अभी पढ़े हैं। स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये बिल्कुल मेन रीजंस हैं। और ये जो ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट के 3, ये जो यानी कि फर्स्ट टू लेकर फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ ये तो हमारे मेन रीजंस है। और ये इन सब की जो लास्ट 3 हैं ये इन सब के ही अफेक्ट, या फिर ये कह सकते हैं हम कि उनके रिजल्ट्स हैं। तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड वी विल स्टडी दिस अबाउट दिस ऑन टुमारो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।